हेलो बच्चों, कैसे हो? तो जैसे कि आपको पता है कि भाई सीबीएसई एग्जाम्स जो हैं वो बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर बैठे हुए हैं, बिल्कुल जस्ट वेटिंग फॉर यू गाइस। तो हमें अब क्या करना है कि एग्जाम की प्रिपरेशन सबसे बेस्ट बनानी है। तो एकमात्र तरीका है कि एग्जाम के पैटर्न को इतना अच्छी तरह से एनालाइज करें कि बात बन जाए। अब एग्जाम के पैटर्न के अंदर है ना, सबसे पहले स्टार्टिंग के ये ना 20 क्वेश्चंस जो हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं असर्शन रीजन और एमसीक्यूज जो हैं वो आ रहे होते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में आके उनमें कैलकुलेशंस, उनमें इतना दिमाग लगा देते हैं कि भाई वो क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहे। तो कभी कभार क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी कभार नहीं हो पाते। असर्शन रीजन में तो बहुत सारे बच्चों को मैंने सुना है कि भाई दिक्कत रहती है। तो क्या करें, कैसे मजबूत करें? तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बात बन जाएगी। तो देखते हैं जरा एक बार असर्शन रीजन के क्वेश्चंस जो हैं उनको कैसे टैकल करना है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, किससे बात बन जाएगी बिल्कुल। तो पहले हम टेक्निक जानेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर टैकल करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं और उनको कैसे कैसे कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं। आज का सेशन आपके साथ ये रहा। तो सबसे पहले जो असर्शन रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस जो होंगे उनमें हमें सबसे पहले करना क्या होता है? ठीक है, एक क्या है, एक मेथड है, एक फ्लो है कि जिसको हमें याद रखना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट होती हैं, असर्शन और क्या होता है, रीजन। ये दोनों स्टेटमेंट होती हैं। क्या है? स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू, इनको ऐसे एज्यूम कर लीजिए। आपको दोनों को इंडिविजुअली चेक करना है। कैसे चेक करना है? इंडिविजुअली चेक करना है, अलग अलग चेक करना है। क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है? सबसे पहला काम, सबसे पहला काम है कि इंडिविजुअली चेक करें कि असर्शन रीजन ट्रू है या नहीं है। अगर इंडिविजुअली चेक करने में ये पाया कि दोनों दोनों करेक्ट है, दोनों दोनों करेक्ट है या फिर दोनों क्या है, ट्रू है, तब मैं बोलूंगा सीधा सीधा फिर तो कोई दिक्कत ही ना है भाई, फिर क्या करना है? फिर तो सी और डी ऑप्शन का तो कटा। सी और डी ऑप्शन तो भाई आ ही नहीं सकता। अगर ये हुआ तो सी और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब अब क्या करें? तो इसका मतलब 50-50 का खेल हो गया। तो अब तो सारा खेल ही 50-50 का है। तो यानी कि अब जो ऑप्शन बचे वो ए और बी बचे बस खाली। ए और बी में भी मुझे ये पता लगाने की जरूरत है कि असर्सन और रीजन, रीजन जो है असर्सन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। अगर हुआ तो ऑप्शन ए, नहीं हुआ तो ऑप्शन बी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें एक फ्लो पता चल गया, इस फ्लो से सोचना होता है। तो अब क्वेश्चन हिट करना स्टार्ट करते हैं, क्या पता कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं, रब कर देते हैं इसको। तो चलिए देखते स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, ये जो हमारी मिक्स सीरीज है इसमें चैप्टर्स लगभग लगभग थोड़े बहुत चैप्टर्स मिक्स हैं। तो देखते हैं। तो पहला काम हमारे पास क्वेश्चन में पूछा हुआ है, दोनों स्टेटमेंट्स को आप इंडिविजुअली चेक करिए। सबसे पहला काम, मुझे पहली वाली स्टेटमेंट बड़ी सी लग रही है, मैं काम करता हूँ पहले रीजन को चेक करता हूँ। ठीक है, तो रीजन में क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो यहां तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल रहा है कि जो आइसोमर्स हैं, तो जो आपकी 10th क्लास है, 10th क्लास के अंदर तो भाई एक ही टाइप के आइसोमर होते हैं, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर ही होते हैं जो आपने पढ़े हैं। ठीक है, 10th क्लास में तो एक ही टाइप के आइसोमर है, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर ही होते हैं। तो स्ट्रक्चरल से डरने की जरूरत बिल्कुल भी ना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल को मन में से हटा लीजिए। ठीक है, आगे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ये तो डायरेक्टली डेफिनेशन हो गई। तो ये तो डेफिनेशन हो गई आइसोमर्स की। आइसोमर क्या होते हैं? जिनका फॉर्मूला जो दोनों दोनों कंपाउंडों का फॉर्मूला क्या रहता है? दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला सेम, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ये बिल्कुल डेफिनेशन बता दी इसने। तो अगर डेफिनेशन बता रहा फिर तो क्या ही दिक्कत है? फिर तो भाई जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो क्या है? रीजन इज करेक्ट। तो रीजन करेक्ट हो गया। अब एक बार असर्शन को भी देख लो कि वो असर्शन ट्रू है या नहीं है। तो असर्शन वाले में क्या करना है ना आपको, दोनों जो असर्शन की इंफॉर्मेशन है ना, पहले इसे रीड करिएगा, लिखा हुआ है। तो उसने बोला है कि आगे जो लिखे हुए दोनों चीजें है ना वो क्या है? आइसोमर है ब्यूटेन के। किसके आइसोमर है? ब्यूटेन के। तो सबसे पहले क्या आया? ब्यूटेन। क्या आया? ब्यूटेन। ब्यूटेन में देखिए ब्यूट, तो जो ब्यूट दे रखा है, ब्यूट क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए? 4। ठीक है, तो 4 कार्बन यहां पर दे रखे हैं। अच्छा, जो ANE बाद में लिखा हुआ है वो क्या बता रहा है कि ये भाई एल्केन है। ये क्या है? एल्केन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। कुछ नहीं करना, जितना इधर लिखा है उसका दुगना करो, 2 जोड़ दो, दुगना करो, 2 जोड़ दो। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? दुगना करो, 2 जोड़ दो। आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा सर इसका फॉर्मूला फिर क्या हो गया, हमने इसका फॉर्मूला बोला कि सर इसका फॉर्मूला कितना होगा? C4
ठीक है, दुगना करिए 8, उसमें 2 जोड़िए 10, तो C4H10। तो आपको ये देखना है क्या है जो पहली चेन लिखी गई है, क्या ये ब्यूटेन का आइसोमर है? तो पहला स्ट्रक्चर तो दूर से दिखाई दे रहा है कि ये क्या बन रहा है, CH3। बीच में क्या लग रहा है, CH2। उसके बाद क्या लगा हुआ है, CH2। लग क्या गया, CH3। तो ये क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया किसका, ब्यूटेन का पहला स्ट्रक्चर। तो ब्यूटेन का पहला स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ बिल्कुल सही है। अच्छा, अगले वाले में भी क्या आपको देखने को लग रहा है कि 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। हाँ, तो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन अगले वाले में भी सेम है। कैसे, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, 4 कार्बन। अच्छा, हाइड्रोजन गिन लीजिए, इधर से 3 हाइड्रोजन, इधर से 3 हाइड्रोजन, फिर इधर से 3 हाइड्रोजन, ठीक, और बीच में लास्ट में 1। तो आपने यहाँ पर भी पाया दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम। दोनों कंपाउंड में फॉर्मूला क्या है, सेम। दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला सेम, दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला सेम, दोनों का स्ट्रक्चर्स डिफरेंट। फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, इसका मतलब तो भाई आइसोमर ही लिखे हुए हैं। तो इससे समझ में आया भाई असर्शन भी ट्रू है। तो असर्शन रीजन ट्रू होता ही भाई दूर से बोल दो सी और डी को गोली मारो, सी और डी ना आने वाला आंसर। तो सी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो क्या करे भाई, अगर सी और डी आंसर नहीं हो सकता तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सी और डी आंसर नहीं हो सकता तो इसका मतलब मुझे क्या चेक करने की जरूरत है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन यस और नो। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन में आप ये देखेंगे कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए आपको ये बोलना है कि क्या ये नीचे वाली स्टेटमेंट ऊपर वाले को फेवर कर रही है, क्या ये नीचे वाली स्टेटमेंट ऊपर वाले को सपोर्ट कर रही है। अगर तो ये कर रही है सपोर्ट तो हम जीत गए अपनी जंग, और अगर नहीं कर रही सपोर्ट तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जाएंगे ऑप्शन बी फॉर बॉल पे। तो हमने बोला कि सर नीचे वाली स्टेटमेंट डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है ऊपर वाले का, क्योंकि ऊपर भी आइसोमर्स की बात करी जा रही है, नीचे भी आइसोमर्स की डेफिनेशन लिखी जा रही है, तो डेफिनेशन तो हमेशा उसके बारे में सपोर्ट करेगी। तो इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो दूर से समझ में आया, ठीक है, तो हम जीत गए ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो हमने सीख लिया भाई कि ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। तो चाहे भले ही टाइम लग रहा है, पर स्टार्टिंग में एक बार अगर हमें क्वेश्चन आने लग गए तो फिर तो बाद में हम, ठीक है, गर्दा फैला देंगे बाद में। तो एक बार आना चाहिए स्टार्टिंग में और फ्लो बन जाएगा, प्रैक्टिस हम ऐसे करते रहेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो चलिए आगे देखते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने हिट कर दिया है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी चैप्टर नंबर 4 से ही है। अच्छा, दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर बात की गई है सोप्स की, और सोप के नेचर की बात चल रही है यहाँ पर सारी। तो अगर मैं ये बात बोलूं कि अगर मैं इसे सॉल्यूशन सोचूं, तो मैंने बचपन में सीखा हुआ है सर, सोप्स 7th क्लास में भी सिखाया था हमें, ठीक है। तो 7th क्लास में भी, बचपन में भी हमें पहले से पता था, ठीक है, कि सोप्स जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। सोप्स क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। अच्छा, सोप बिटर इन टेस्ट होते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो गए, वो बेस हो गए। वो क्या बन गए, बेस। अच्छा, सोप्स बिटर होते हैं टेस्ट में और वो क्या होता है, बेस। तो इससे तो सर डायरेक्टली समझ में आ गया, ठीक है, जो रीजन आर है वो तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है सोप्स एसिडिक नेचर के होते हैं। सोप्स अगर एसिडिक नेचर के होते तो सोर होने चाहिए थे भाई। सोप्स अगर एसिडिक नेचर के होते तो सोर होने चाहिए थे, खट्टे होने चाहिए थे, खट्टे तो नहीं होते, वो कड़वे होते हैं। तो इसका मतलब तो रीजन तो दूर से ही गलत हो गया। तो भाई मैं स्टेटमेंट ए चेक क्यों करूं, ठीक है, मुझे पता चल गया कि रीजन क्या है, रॉन्ग। रीजन रॉन्ग होते ही हमने एक बात सीख ली कि सर ऑप्शन ए और बी अगर दोनों दोनों करेक्ट होंगे तब ए और बी होगा ना, अदरवाइज तो हम सी और डी पे चले जाएंगे डायरेक्टली। हमें तो दूर से दिखाई देगा कि रीजन वाली स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, रीजन वाली स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो रीजन वाली स्टेटमेंट गलत होते ही दूर से बोलेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यानी कि मुझे ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यानी कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हुआ तो ऑप्शन सी और डी बनाएगा एग्जामिनर, और अगर कहीं क्वेश्चन में थोड़ा सा मेहनत करवाना चाह रहा है आपसे वो, ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी में रखेगा वो, ठीक है। सारा कंफ्यूजन ऑप्शन बी में होता है मैक्सिमम टाइम पे, ठीक है। पर ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल प्लेन था, तो इसमें ऊपर वाले को चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। तो नॉलेज के पर्सपेक्टिव से ना एक चीज और जान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि जो आपका असाइनमेंट ए अगर किसी और क्वेश्चन में आ जाता तो धप्पा कर देगा फिर तो आपको वो, ठीक है। कैसे करेगा, देखिए ध्यान से। हमने बोला कि सर सोप वुड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। तो सिंपल से काम करते हैं, सोप जो होता है वो कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है, बेसिक। अच्छा, फिर आपने दिमाग लगाया कि सोप अगर बेसिक नेचर का होता है तो ये कलर चेंज कैसे याद करेंगे, तो हम याद रखेंगे एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, वो रेड, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो बेस होता है, बेस वो क्या करेगा, रेड लिटमस को वो क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सेंटेंस को पढ़ूं मैं तो बार्ब हो गया ये तो, बार्ब, ठीक है। तो बार्ब से आप याद कर सकते हैं कि एसिड कैसे कन्वर्ट करेगा और बेस कैसे कन्वर्ट करेगा। तो बार्ब वाले से आप याद कर पाएंगे कि एसिड करेगा उसको ब्लू टू रेड, बेस करेगा उसको रेड टू ब्लू। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ए जो होता है भाई वो करेक्ट है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या चीज जानी
कि भाई जरूरी नहीं है कि आप दोनों स्टेटमेंट को पढ़ो, अगर एक भी गलत मिल गई ना तो मौज होगी, ऑप्शन सी और डी ठीक होगा उनमें से कहीं ना कहीं। ठीक है, और तो हमें दूसरा समझ में आ गया, जब ऑप्शन जो रीजन वाला पार्ट है वो फॉल्स है, रीजन वाला पार्ट फॉल्स होता है, काम खत्म, मुझे ए को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। जोन सा गलत मिल गया, गलत इसका मतलब गलत मिला तो आपकी किस्मत चमकी। ठीक है, किस्मत चमकी, नंबर चमके, आप भी चमके, किस्मत चमकी हो चाहे ना चमकी हो। आधे बच्चे तो बिल्कुल इसने बार बार ने देखते ही बिल्कुल तेरा प्यार 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 हुक्का बारी करेंगे और कुछ ना करने वाले ये। ठीक है, तो पागल हो, आगे बढ़ लो, तो हो लिया काम खराब सारा। थर्ड पॉइंट पर आइए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला हुआ है टंगस्टन मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट्स ऑफ द इनकैंडेसेंट लैंप्स। ठीक है, जो तुम्हारे घर में बाल आया करता ना पहले 100 वाट का बल्ब, ये वही है इनकैंडेसेंट बल्ब। तो आधे बच्चे तो बिल्कुल एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के क्या करेंगे, और यार ये इनकैंडेसेंट का तो मतलब ही ना पता, तो भाई छोड़ देना, क्यों करना है, इसका मतलब पता करना है क्यों, छोड़, लैंप लिखा हुआ है तो बस बल्ब बल्ब से मतलब है ना, बस उतना ही समझ। पेपर में जरूरी नहीं है कि आपको हेल्प मिले ही मिले। ठीक है, तो अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करके जाइए कि भाई आपको क्वेश्चन खुद आए और नहीं आए तो आप इतनी हिंट लेके क्वेश्चन को हिट करिए। ठीक है, हर बार हेल्प की तरफ सोचिए कि टीचर आपको बताएगा बताएगा। ठीक है, पेपर में संस्कृत टीचर मिल गया तो तब क्या कर लोगे, छोड़ दो। ठीक है, तो हमने बोल दिया सर टंगस्टन मेटल जो है इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट्स ऑफ द इनकैंडेसेंट बल्ब, यानी कि टंगस्टन मेटल जो है वो यूज किया जाता है बल्ब्स के अंदर। और ये स्टेटमेंट तो हमने एनसीईआरटी बुक के अंदर पढ़ी भी तो है, वही क्वेश्चन भी तो आता है, टंगस्टन मेटल के बारे में ही बताता है वो कि टंगस्टन मेटल इज ऑलमोस्ट यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन ऑल द फिलामेंट्स ऑफ द बल्ब्स। ये तो क्वेश्चन ही आता है डायरेक्टली। ठीक है, तो ऐसा क्यों, तो ये तो स्टेटमेंट ही पढ़ रखी है पूरी पूरी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्टेटमेंट है तो भाई पूरी पूरी करेक्ट है। ठीक है, रीजन पे चलिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द टंगस्टन इज वेरी वेरी लो। अरे भाई ये तो डायरेक्टली गलत हो गया, क्योंकि जब हमने पढ़ा था इसका रीजन तो ये पढ़ा था वो क्यों यूज किया जाता है कि जो टंगस्टन मेटल होता है, ठीक है, टंगस्टन जो मेटल होता है, टंगस्टन मेटल की खासियत, ठीक है, उसका सिंबल जो होता है डब्ल्यू होता है, क्या होता है वो, उसका सिंबल क्या होता है डब्ल्यू। तो टंगस्टन मेटल का सिंबल क्या होता है डब्ल्यू होता है, और इसका एमपी, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हमेशा सबसे ज्यादा हाई होता है, कितना होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। 3380 डिग्री सेल्सियस क्या होता है टंगस्टन मेटल का, क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो अचीव भी नहीं हो पाएगा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, यानी कि अपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो होगा उसके ऊपर ना आने वाला ये कभी भी। तो इसका मतलब तो मौज हो गई भाई, इसका मतलब मौज होगी कि हमें दूर से समझ में आ गया कि टंगस्टन जो मेटल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हाई, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसी कारण से तो फिलामेंट में यूज किया जाता है वो। तो इस रीजन, जिस बच्चे को ये वाला क्वेश्चन का रीजन याद होगा ना, वो डायरेक्टली बोलेगा कि रीजन तो भाई गलत है, और रीजन गलत होते ही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो भाई यहाँ पर तो सी ऑप्शन आपके बड़े काम का आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में भी सी है और इसमें भी सी है, और पता नहीं कितने सी बैठे हुए। आगे देखते हैं भाई, बिल्कुल ना मानते हो, आगे बढ़ेंगे, चलिए चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन हमारा हो चुका है, 3 क्वेश्चंस को हिट कर चुके हैं हम। तो 3 क्वेश्चन को हिट करने के बाद हम चलते हैं चौथे पे। भाई ये कार्बन वाला कंपाउंड वाला चैप्टर तो बिल्कुल सांस ही नहीं छोड़ रहा है, तो आए जा रहा है बार बार। चलो कोई नहीं, चलिए आगे देखते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कार्बन इज एबल टू फॉर्म मिलियंस ऑफ द कंपाउंड्स। कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, इस वाली स्टेटमेंट को हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, एनसीईआरटी के तीसरे पेज पे लिख रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी के तीसरे पेज पे ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, ठीक है, ये हमने डील करा हुआ वहां पर। क्या बोलता है, रीजन लिखते हैं पहले इसके रीजन के बिल्कुल मेन 2 पॉइंट जो का पेपर में, सीबीएसई के पेपर में ये क्वेश्चन पक्का बनता है आपका। ठीक है, और आता ही आता है क्वेश्चन तो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है ये कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड कैसे बनाता है। तो आप सीधे सीधे बोलेंगे सर दो चीज लगाइए। ठीक है, एक बार बोलिए कैटिनेशन, एक बार बोलिए कैटिनेशन, और एक बार बोलिए टेट्रावेलेंसी। क्या बोलिए, एक बार कैटिनेशन, एक बार टेट्रावेलेंसी, बात खत्म। तो ये 2 प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी, जो कि कार्बन को बहुत सारे लार्ज सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करता है, लार्ज सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करता है। कौन सी प्रॉपर्टी दो, ये दोनों प्रॉपर्टी। इसका मतलब सर ये हुआ कि ऑप्शन जो असर्शन वाला स्टेटमेंट है वो पूरा करेक्ट है। अच्छा, रीजन वाले पे आते हैं, क्या लिखा है देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। मींस आप पेपर में कैसे याद रखेंगे भाई कैटिनेशन की डेफिनेशन, सबसे आसान तरीका है। ठीक है,
एक सिंपल से वर्ड याद रखिए, ठीक है, सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज वर्ड अगर आपको रह गया याद, तो आप सेल्फ लिंकेज वर्ड को डायरेक्टली कंबाइन करेंगे किसके साथ, कार्बन के साथ। और अगर आप ऐसे कनेक्ट करके अगर पढ़ते हैं तो मौज हो जाती है बिल्कुल पेपर में, आपको अचानक से बिल्कुल, ठीक है, अचानक से पेपर में चमकता है, ओहो ये तो कार्बन से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो यानी कहीं ना कहीं कार्बन की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण कार्बन खुद के साथ कहीं ना कहीं होमो वाला कुछ लग रहा है, ठीक है, पर ये वो वाला होमो नहीं जो तुम सोच रहे हो, ठीक है, ये कार्बन का कार्बन के साथ है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? ठीक है, वापस आओ क्लास के अंदर, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं बीच में, ठीक है। तो कार्बन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड है, कार्बन का कार्बन के साथ जो रिश्ता है, ठीक है, यानी कि जो बॉन्ड है बीच में, तो कार्बन के पास ही यूनिक एबिलिटी है कि वो ऐसे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता रहता है बिल्कुल, ठीक है। और जो ये इसकी बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है कि कार्बन कार्बन के साथ मिलेगा और आगे बॉन्ड बनाता चलेगा, तो इसे बोलते हैं सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, दिस इज नोन एज कैटिनेशन। तो डायरेक्टली डेफिनेशन लिखी हुई थी, तो भाई साहब इसने तो क्वेश्चन का रुख ही बदल दिया, ए और बी की तरफ चला गया, ऑप्शन सी और डी तो कट गए, क्योंकि कोई भी गलत नहीं है स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अच्छा दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो क्या ये सपोर्ट कर रहा है रीजन? अरे दूर से तो दिखाई दे रहा है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया तो था कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता किस कारण से, इन दोनों से ही है, और उसी के एक रीजन का हिस्सा ही तो लिखा हुआ है रीजन में, तो इसका मतलब एक्यूरेट स्टेटमेंट है ऑप्शन ए जो है, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन ए ना मान रहा बिल्कुल भी, ठीक है, ऑप्शन ए तो लगे ही जा रहा है हर कभी ना कभी। तो जब क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा थोड़ा सा लेंथी, आपको सोचने में मजबूर करेगा, तो उसी टाइम पे एग्जामिनर ये इस क्वेश्चन के बारे में सोचेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं जो भी होगा भाई। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा दम आ रहा है, अब आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन, जैसे फिजिक्स की तरफ जाती है ना कहानी, ठीक है, तो बच्चों की हालत भी पतली और क्वेश्चन भी भारी भरकम हो जाता है बिल्कुल। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, when the resistances are connected end to end consecutively they are said to be in series। कहने का सीधा मतलब ये है कि आपने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा होगा, 12 में क्या बोला हुआ है कि एक रेजिस्टेंस लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, और उनको एंड टू एंड, ये मान लीजिए पहला रेजिस्टेंस है ए बी, तो इसका एंड दूसरे वाले के फ्रंट से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपने बोला एक रेजिस्टेंस का एंड दूसरे रेजिस्टेंस के एंड से कनेक्ट कर दिया, इसका एंड उससे कनेक्ट कर दिया, एंड टू एंड जब कनेक्ट करते हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन सा होता है, ऐसा वो बोल रहा है। और दूसरे देख के लग भी रहा है कि अगर मैंने इसके ऊपर बैटरी लगा दी, ठीक है, अगर बैटरी मैंने इस पर लगा दी, बैटरी लगाते ही आपको पता चलना चाहिए जो करंट निकलेगा, जो करंट आई निकलेगा, वो करंट सब में क्या रहना चाहिए, थ्रू आउट क्या रहना चाहिए, सेम। अगर करंट थ्रू आउट सब में सेम जा रहा है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा वो, ठीक है, अगर करंट सब में थ्रू आउट सेम जा रहा है तो ठीक है भाई, इसका मतलब सर ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट। अच्छा रीजन वाली स्टेटमेंट को देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज टू बी इंक्रीज्ड देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। वो बोल रहा है कि अगर रेजिस्टेंस आपको पूरे सर्किट का बढ़ाना है तो सीरीज में रेजिस्टेंसेस को लगाना है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये कुछ थोड़ी सी बात पल्ले नहीं पड़ रही, इसके लिए थोड़ा बहुत लॉजिक चाहिए। अच्छा हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था रेजिस्टेंस इन सीरीज कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, कब, जब यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3 हो। तो आपने देखा नहीं, आपने ये बात सुनी भी होगी कि अगर आपको सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस लगाते जाइए सेम सीरीज में, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली ऐड हो जाता है। सोचिए अगर एक की वैल्यू 5 है, एक की वैल्यू 4 है, एक की वैल्यू 3 है, तो ये इनको सब सम करोगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 5 और 4 9, 9 और 3 12। और अगर आप इन्हीं को लगाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा उसका आंसर कम, उसका आंसर कम आएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो भाई स्टेटमेंट असर्शन रीजन दोनों क्या है, सही। फिर दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एग्जामिनर, ठीक है, खतरनाक हो रहा है ये। तो पर कोई ना, देख लेंगे हम, ठीक है, हल्के में ले रहे हो क्या, कर देंगे दोनों। अच्छा असर्शन और रीजन दोनों देख लिया हमने, पहली स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट, दूसरी वाली स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट, ठीक है। तो क्या ये दोनों आपस में सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है पांचवे क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक तो है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि ये नीचे वाला जो रीजन है ना वो ऊपर वाले को सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। भले ही बात सीरीज की चल रही है पर सीरीज के लिए जो रीजन वाली बात है वो अपने आप में अलग, ठीक है, और ऊपर कनेक्शन वाली बात वो अपने आप में अलग, ठीक है।
तो नीचे वाले की हेल्प से ऊपर वाले का कोई रिलेशन नहीं है। अब की बार कोई रिलेशन बिल्कुल भी नहीं मिला, यानी कि यही इसी क्वेश्चन में आके कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। ठीक है, यही कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, आप कंफ्यूजिया जाते हैं पेपर में जाते ही। ठीक है, कंफ्यूजियाना नहीं है रे। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में एक ही काम करना है, पता है तुम्हें क्या करना है? ये सोचना है कि नीचे वाला रीजन जो है वो क्या ऊपर वाले स्टेटमेंट को सर जस्टिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। और ये बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो रहा। नीचे वाली स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि रेजिस्टेंस के सम का फॉर्मूले की बात कर रहा है वो, और ऊपर बस खाली वो कनेक्ट करने की बात कर रहा है। तो फॉर्मूले का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इस पे स्टार लगा लो, कॉपी पे नोट्स बना लेना इसके भाई, और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई हमने ये क्वेश्चन भी निपटा लिया। एक और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब की बार हमने फिजिक्स भी देख ली है, केमिस्ट्री हम देख चुके हैं, बायो अब हमारा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ रही है, तो बायो भी आएगी, पर कोई ना भाई, बायो ने भी देख लेंगे। ठीक है, चलो आ जान दो बायो। ठीक है, चलिए भाई, तो हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, छठे पे चलते हैं। छठे में क्या बोला हुआ है भाई? ये तो सबसे आसान टॉपिक जो है, ठीक है, सबसे आसान टॉपिक कौन सा? चैप्टर नंबर 9 का एकमात्र आसान टॉपिक जो सब बच्चों को बड़ी जल्दी जल्दी याद होता है, ऑटोमेटिकली याद रहता है। तो ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें तो भाई कहानी ही, समझ ही गए होंगे आप तो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो कहानी अलग ही चल रही है, तो आपको पता चल ही रहा होगा इसके अंदर से। चैप्टर नंबर 9 में आपने देख लिया कि चैप्टर नंबर 9 में सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड। तो किसी भी चाइल्ड का एट द बर्थ क्या सेक्स होगा वो हमने वहां पर थोड़ा बहुत सीखा हुआ, और ये बचपन में सिखाया गया था, 7वीं 8वीं क्लास के अंदर भी सिखाया गया था। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वापस आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है भाई, चलिए रीजन की तरफ देखते हैं। रीजन में क्या दे रखा है कि ह्यूमंस के पास 2 टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वो होते हैं XX और XY, और आपको तो पता ही है भाई। ठीक है, जो बॉयज होते हैं या फिर मेल होते हैं, तो मेल वालों के पास कौन से होते हैं? XY। ठीक है, और जो गर्ल्स होती हैं, ठीक है, जो चर्चा का विषय है हमेशा, ठीक है, तो हमने क्या बोला? उनका वो हमेशा क्या होती हैं? XX। तो हमने देख लिया सर, गर्ल्स का होता है XX, बॉयज का होता है XY, तो यही टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास। तो ये रीजन वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट लग रही है। ठीक है, असर्शन वाली स्टेटमेंट जो है ना, उसका कुछ अभी पता नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन का डायग्राम बनाते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन के डायग्राम को बनाने के लिए हम बनाएंगे प्यूनेट स्क्वायर। क्या बनाएंगे? प्यूनेट स्क्वायर। तो ये डब्बा सा जो बना के आपके टीचर ने आपको याद करवाया होगा, ठीक है, वो डब्बा सा भी बनाने जा रहे हैं हम। ठीक है, चलिए वो डब्बा सा बनाते हैं जो बनवाया होगा आपके टीचर ने आपकी क्लास में। ठीक है भाई, तो हम वो डब्बा बनाने की पूरी कोशिश में हैं। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं कब बनेगा वो। तो प्यूनेट स्क्वायर की बेसिक इंफॉर्मेशन हमने जान ली। देखिए ध्यान से, तो अगर हम इधर इंफॉर्मेशन लिखे नीचे वाली, ठीक है, तो हमने बोला सर इधर लिख लीजिए मेल, तो ये हमने लिख दिया XY, इधर लिख दिया हमने XX। ठीक है, ठीक है, अब बनाना स्टार्ट करो। तो क्या आया? XX आया, ठीक, ये XX आया, फिर ये जब आया ये XY आया, फिर ये क्या आया? XY आया। तो आपने देखा सर कि एक्चुअली तो ये तो हो गया फीमेल के लिए, ये क्या हो गया? मेल के लिए। तो पूरी कहानी में अगर देखें, ठीक है, तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है कि कितने चांसेस हैं कि बॉय होगा या फिर प्रोबेबिलिटी गर्ल्स की, दोनों की निकाल लो। ठीक है, 2 तो बॉयज हो रहे हैं और 2 ही गर्ल्स हो रही हैं, तो प्रोबेबिलिटी 50-50% है भाई। ठीक है, 50-50% है, और इसमें कोई ऐसा रोल नहीं होता मदर का कि भाई मदर ही डिटरमाइन करेगी चाइल्ड का सेक्स, नहीं, इज द फादर। ठीक है, ये क्या है? फादर है, जो मेनली वाई क्रोमोसोम वो जो दे रहा होता है, वो फादर दे रहा होता है। ठीक है, तो एक्चुअली, और फादर की भी कमी नहीं है, ये तो सारा चांस है इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तो हम सीधे बोलेंगे गलती कमियों में किसी की नहीं होती, अगर रिस्पॉन्सिबल माना ही जाएगा साइंटिफिकली तो वो होगा फादर। ठीक है, पर यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है कि भाई ये तो मदर रिस्पॉन्सिबल होती है। भाई दूर से कट गया, ये तो दूर से कट गया अब तो। ठीक है, अब तो जिसका कटना था कट लिया। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो गया, ऑप्शन ए जैसे ही उड़ा, ऑप्शन डी फॉर 10 का दम आपके पास, आपके साथ, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा 7th क्वेश्चन। फिर दोबारा फिजिक्स हमारे साथ आ रही है भाई,
फिजिक्स साथ नहीं छोड़ेगी बिल्कुल। फिजिक्स भाई, फिजिक्स के अंदर आपके लॉजिक बिल्कुल तगड़े होने चाहिए। अपने लॉजिक को बिल्कुल बेस्ट बनाइए और जितना एफर्ट लगा सकते लगाते रहिए, ठीक है, तभी तो आप जीतेंगे। तो देखिए, तो 7th क्वेश्चन चलते हैं। ए कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन ड्राइवर्स मिरर। पेपर का क्वेश्चन ही आता है हमेशा ये क्वेश्चन तो आता भी है थ्योरी में भी, कि कन्वेक्स मिरर जो होता है वो यूज होता है रेयर व्यू मिरर के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन में आता है नेम द मिरर, उस मिरर का नाम बताइए, नेम द मिरर, ठीक है, विच इज यूज्ड, नेम द मिरर विच इज यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर, रेयर व्यू मिरर। तो रेयर व्यू मिरर की फॉर्म में कौन से मिरर का यूज किया जाता है? एकमात्र सहारा, आंसर हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो आपकी गाड़ी के अंदर जो शीशे लगे रखे होंगे, ठीक है, या फिर आपकी बाइक के अंदर जो शीशे लगे होंगे किसके होंगे? कॉन्वेक्स मिरर के होते हैं, ठीक है। तो भाई इससे समझ में आ गया कि ऑप्शन ए जो है वो सॉरी असर्शन जो है वो करेक्ट हो गया, और जो हमने क्वेश्चन भी साथ साथ सीख लिया, ठीक। अच्छा, रीजन में बोला कन्वेक्स मिरर हैव वाइडर व्यू ऑफ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, वो कर्व्ड आउटवर्ड होते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो गिव एन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, और ये जो रीजन लिखा हुआ है, ये रीजन क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल सही लिखा हुआ। अगर आप ध्यान से उसको देखें तो जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है कि हमने जो साइड में रेयर व्यू मिरर लगा रखे होते कार में, तो आपने देखा भी होगा कि उस कार के अंदर जब कार के रेयर व्यू मिरर में आप देख रहे होते हैं ना, तो पीछे का जो एरिया दिख रहा होता है वो बिल्कुल वाइडर व्यू दिखता है, यानी कि पीछे का डेप्थ में पूरा बड़ा बड़ा एरिया कवर कर लेता है वो। और जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, यानी कि सीधी होती है, स्ट्रेट होती है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, डिमिनिश होती है, छोटी इमेज बनती है। अरे भाई अगर बड़ी इमेज बना दी तो आपको क्या दिखाई देगा? कि जो पीछे से आ रहा है उसकी बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दिखाई दे पाएगी, ठीक है। आपको पूरा थोड़ी पता चलेगा कि कौन है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, या फिर कौन सी गाड़ी पीछे से आ रही है, वो थोड़ी पता चलेगा। तो इमेज कैसे होनी चाहिए? छोटी, और कैसे होनी चाहिए? सीधी, और कैसे दिखाई दे? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू आ रहा हो। तो आप पेपर के अंदर इस क्वेश्चन का रीजन भी जान लेंगे, जो रियर व्यू मिरर में क्यों यूज कर जाता है। तो नीचे जो लिखा है वो रीजन लिखा है, और बहुत ही अच्छा रीजन लिखा हुआ है। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू याद रखें आप, इरेक्ट इमेज याद रखें, डिमिनिश्ड इमेज याद रखें, ठीक है। वैसे तो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो ये है, और पेपर में साइंस में एक्यूरेसी मैटर करती है, ठीक है। एक्यूरेसी मैटर करती है, और आप कितने एक्यूरेटली उस आंसर का चुनाव करते हैं और लिखते हैं उसे, ठीक है। लिखने की एबिलिटी भी जनरेट करनी है आपको स्लोली स्लोली। तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहा है सिल्वर ब्रोमाइड डीकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये टॉपिक जो है ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। तो अगर ध्यान से देखूं मैं, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है लाइट वाला, सनलाइट वाला। तो अगर मैं ध्यान से बताऊं तो AgBr का एक एग्जांपल आपके पास था। AgBr को जब क्या मिलती है? सनलाइट मिलती है। तो AgBr को जैसे मिलती है सनलाइट, तो अपने आप को किस में नोट कर लेता है? सिल्वर में। और क्या निकलता है? ब्रोमीन नाम की गैस बाहर निकलती है, Br2 गैस बाहर निकलती है। इसकी बैलेंसिंग कर लेते थे हम, ये इतना हमने पढ़ा था पहले से ही। अच्छा, हमने एकमात्र कंपाउंड पढ़ा है पूरे सिलेबस के अंदर सीबीएसई के, कि AgBr इकलौता वो कंपाउंड है जो व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी के अंदर काम आ रहा है। कौन सी फोटोग्राफी? व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी। ये फैक्ट भी है, ठीक है। तो आप ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी, एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है ये चाहे तो क्वेश्चन, और ये आ सकता है तो असर्शन रीजन के अंदर भी आ सकता है। तो व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी के अंदर कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड यूज किया जाता है, ठीक है भाई। सिल्वर ब्रोमाइड तो यूज किया जा रहा है, तो इसका मतलब जो फैक्ट है, ये फैक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, हमने पहले पढ़ा हुआ है थ्योरी के अंदर भी, ठीक है। तो असर्शन इज ट्रू। असर्शन वाली जो स्टेटमेंट है हमारी, वो क्या है? असर्शन ट्रू है भाई। तो असर्शन ट्रू है, तो उसके बाद हमने क्या बोला? तो भाई इस, तो चलिए रीजन पढ़ते हैं। रीजन में क्या लिखा हुआ है? लाइट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। किसके लिए? इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। इसका मतलब इनडायरेक्टली जो रीजन है वो ये बोलना चाह रहा है, रीजन कह रहा है कि जो असर्शन के अंदर जो रिएक्शन लिखी है वो एक्सोथर्मिक है। असर्शन के अंदर जो रिएक्शन लिखी है वो एक्सोथर्मिक है। और ये तो भाई ब्लंडर बोल दिया इसने, ऐसा थोड़ी होता है। जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? डीकम्पोजिशन। और एक फैक्ट अभी के भी याद रखेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ रही है। हम हीट या फिर एनर्जी अपनी तरफ से सप्लाई कर रहे हैं। जब हम एनर्जी दे रहे हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है रिएक्शन, एनर्जी एब्जॉर्ब करके कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो यानी कौन सी रिएक्शन होगी? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती है? वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखेंगे, एक्सो का मतलब आउट, तो यानी कि एनर्जी बाहर निकल रही है, और एंडो का मतलब इन, तो इसका मतलब एनर्जी
एब्जॉर्ब होगी फिर काम होगा, यानी कि इनसाइड लेगा फिर काम करेगा कंप्लीट। तो इसका मतलब दूर से समझ में आ गया कि सर जो रीजन वाला फैक्टर लिखा है ना, ये इसने क्या लिखा है, फॉल्स। ये क्या है, रीजन गलत होते ही हम तो डायरेक्ट झपट्टा मारेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल याद रखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है। तो चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन हमने हिट कर लिया है, 9वां क्वेश्चन। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन हिट करते जा रहे हैं बारी बारी। आपको क्वेश्चन के अंदर देखना है कि किस वाले पार्ट को आप जल्दी इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, आप असर्शन को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, रीजन को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। ठीक है, कभी कभार तो डायरेक्टली लिख जाता है कि रीजन के अंदर कुछ ना कुछ गलती है, ठीक है, तो डायरेक्टली पकड़ लो उसको। ठीक है, तो जो फ्लो हमने पढ़ा हुआ है वही फ्लो को हम याद रखेंगे। अभी जो साइड में जो मैं जितने लॉजिक साइड में बता रहा हूँ आपको, आप इनको लर्न करते रहिए। ठीक है, ये आपके बहुत साथ देंगे पेपर में, थ्योरी वाले पेपर में भी साथ देंगे और ये असर्शन, रीजन और एमसीक्यू में तो देंगे ही देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, क्या उन्होंने बोला भाई कि असर्शन है और रीजन है। ठीक है, तो असर्शन और रीजन वाले में मैंने रीजन पढ़ना स्टार्ट करा। पहले वो क्या बोल रहा है, बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ द फ्रेश मिल्क बिलो 7। तो यहां पर ये बोल रहा है कि जैसे ही बेकिंग सोडा फ्रेश मिल्क के अंदर अगर हम डालते हैं, बेकिंग सोडा को फ्रेश मिल्क में डालते हैं ना, तो पीएच जो है वो 6 से घट जाएगा, 6 से घट जाएगा। तो बेकिंग सोडा और फ्रेश मिल्क, तो फ्रेश मिल्क का जो पीएच है वो लगभग लगभग कितना होता है, 6 to 7 होता है। तो जैसे फ्रेश मिल्क जो होता है, फ्रेश मिल्क का जो पीएच है वो 6 के आसपास है। तो बेकिंग सोडा जब हम डालेंगे, तो बेकिंग सोडा जो है जैसे हम डालेंगे इसके अंदर, तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये बोल रहा है घट जाएगा, अरे पर घटता थोड़ी है भाई, वो तो बढ़ता है, क्योंकि ये बेस है, ये बेस है, तो ये पीएच को राइट में शिफ्ट करेगा। ये बेस है तो पीएच को क्या करेगा, राइट में शिफ्ट। पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6, 7। अगर ये बेस है तो बेस किस तरफ जाते हैं, ये सारे बेस किस तरफ होते हैं, बेस होते हैं इस तरफ। 7 के लेफ्ट में क्या होते हैं, एसिड, 7 के राइट में क्या होते हैं, बेस। तो अगर हमने बेस ऐड करा तो ये पीएच को राइट में शिफ्ट करेगा, पर ये बोल रहा है पीएच को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा है। तो इसका मतलब जो रीजन वाला फैक्ट है वो तो डायरेक्टली गलत हो गया, और रीजन वाला फैक्ट डायरेक्टली गलत होती है तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, अब तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि भाई अगर रीजन वाला फैक्ट गलत हो गया तो मैं असर्शन को चेक ही करूं। ठीक है, तो अपनी तो मौज होगी भाई। ठीक है, तो डायरेक्टली मौज कर दी एग्जामिनर ने तो बिल्कुल। ठीक है, आंसर कितना आएगा यहाँ पर, आंसर आएगा यहाँ पर सी, सी आंसर इज द राइट। तो हमने देख लिया भाई कि कभी कभार तो एक जो है असर्शन रीजन में से कोई ना कोई तो एक गलत मिल जाएगा आपको, और जैसे ही वो गलत मिला तो आपकी मौज। ठीक है, तो आपकी बल्ले बल्ले। तो अब सबसे लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, और वी आर ऑन दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 10th, 10वां क्वेश्चन, और ये अपने आप में ही 10 कदम रखता है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हमने क्या बोला कि वही 2 रिएक्शन है, 2 सिचुएशन दे रखी है। नीचे वाले में तो डायरेक्टली कुछ रिएक्शन जैसी कुछ बात कर रहा है। क्या बोल रहा है वो, रीजन वाले स्टेटमेंट को अगर मैं पढ़ूं तो ये बोल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, जिसके कारण क्या होती है, शाइन मिलती है व्हाइट वॉशिंग वाली फिनिशिंग के बाद। ठीक है, तो क्या ऐसी कोई रिएक्शन होती है भाई, ऐसी रिएक्शन हमने शायद देखी नहीं है। ये रिएक्शन कुछ ना कुछ मर्ज कर रखी है उन्होंने। ये रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन तो हमने बिल्कुल भी नहीं देखी, क्योंकि ऐसी रिएक्शन इसलिए नहीं देखी क्योंकि हमने जो अब तक फैक्ट पढ़ा है। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग के लिए की तरफ ले चलता हूं मैं। अगर आपको मैं व्हाइट वॉशिंग के का कॉन्सेप्ट बताऊं, व्हाइट वॉशिंग चैप्टर 1। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग में होता क्या है, सबसे पहले हमने देखा था कि एक कंटेनर है। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर क्या होता है, पानी होता है। तो आपने बोला सर ये तो क्या है, वाटर। आपने ऊपर से क्या डाला, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या होता है, चूना। ये क्या है, चूना। ये तो क्या है सर, लाइम। सर इसी का मतलब क्या होता है, लाइम। इसी को लाइम बोलते हैं, इसी को क्विक लाइम भी बोलते हैं सर। इसी को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी इसी को बोलते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड बोल दो, या फिर लाइम बोल दो, या फिर क्विक लाइम बोल दो, दोनों का मतलब सेम। ये क्या है, कॉमन नेम। ये कैसे नेम है भाई, कॉमन नेम है। तो हमने सबसे लास्ट में बोला कि जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को पानी मिलता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जब A + B = C जा रहा हो
तो ये कहीं ना कहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और हीट एनर्जी यहाँ से बाहर निकल रही होगी, हीट एनर्जी यहाँ से बाहर निकलती है। और कंटेनर कैसा होता है? हॉट। कंटेनर क्या होता है? गर्म जाता है भाई इसके अंदर। ठीक है, अब जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, जब हमने क्या करा, वॉल्स पे लगाना स्टार्ट किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जैसे ही वॉल्स पे लगाना स्टार्ट करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्लोली स्लोली के साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम वो क्या बना लेगी? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगी। ठीक है, और थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी साथ साथ में रहेगा। तो ये मॉइस्चर तो समय के साथ उड़ जाएगा और फिर 2 to 3 डेज के बाद आपको मिलेगा, ठीक है, इसकी प्रॉपर शाइन वहां पर मिलेगी आपको। तो हमने ये चीज देख ली। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ गया, अगर, ठीक है, CO2 एक्सेस में दे दी, ठीक है, तो जो सारी शाइन है उसकी, ठीक है, वो डिग्रेड हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? डिग्रेड, और वो खराब होने लग जाएगा। तो हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया व्हाइट वॉशिंग का, चैप्टर फर्स्ट का पूरा कनेक्ट इसके अंदर कर दिया हमने। तो व्हाइट वॉशिंग के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हीट एनर्जी भी निकालेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी इसके अंदर। ठीक है, पर ऊपर वाला रीजन क्या बोल रहा है? रीजन तो डायरेक्टली ये बोल रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा। ऐसा तो नहीं होता, ये तो धप्पा होगी क्या दादा? ठीक है, तो अगर ये धप्पा हो गया तो उसका डायरेक्टली मतलब है भाई साहब, अगर रीजन गलत हो गया तो हम तो भाई तो हमने तो भाई कंप्लीट कर लिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जैसा कि आपने देखा, पूरी कहानी का सार ये बोलता है, लेट्स रिवाइज, लेट्स समराइज ऑल द थिंग्स। हमने जितना भी अब तक कंटेंट पढ़ा है उस कंटेंट के अंदर बस एक ही चीज सीखी है कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहली बात, ऑप्शन होते हैं 4, तो सबसे पहले चेक करिए दोनों स्टेटमेंट ए और आर, उन दोनों में से क्या कोई गलत तो नहीं है। ठीक है, यानी डायरेक्टली दोनों स्टेटमेंट को इंडिविजुअली चेक करना होता है, जोन सी आपको कंफर्टेबल लग रही है वही चेक करिए सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, प्रेफरेबली रीजन को पकड़ लीजिए, रीजन को चेक करना स्टार्ट करिए। स्टेटमेंट अपने आप में ठीक हो तो असर्शन को भी चेक करिए, दोनों अपने आप में ठीक हो तो ऑप्शन सी और डी तो कट गया। फिर ये चेक करिए कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, अगर पाई तो ऑप्शन ए, नहीं पाई तो ऑप्शन बी। ठीक है, अब मान लीजिए गलती से इनमें से एक भी गलत हो गया, इनमें से एक भी फॉल्स हो गया, अगर असर्शन फॉल हो गया तो ऑप्शन डी, अगर रीजन फॉल्स हो गया तो ऑप्शन सी। तो हमने एक क्या कर ली, पूरी समरी बना ली। ये क्या बना ली? तो हमने ये क्या बना ली? ये समरी बना ली पूरे कंटेंट की। तो होप यू पीपल लाइक्ड। ठीक है, तो टाटा बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।